ये आपके क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पार्ट 3 है। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल स्प्रेइंग वीडीसाइड्स एंड व्हाई। खरपतवार नाशकों का छिड़काव करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्यों। देखो, आपको सबसे पहले पता है कि वीड्स को हटाने के लिए ना वीडीसाइड्स डाले जाते हैं, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था कि 2,4-D हमारा टाइप का वीडीसाइड्स होता है, जो स्प्रे किया जाता है किसके अंदर, क्रॉप्स के अंदर, जो इससे क्या करें, हम वीड्स को हटाए जाते हैं। और वीड्स हमें पता है क्या होता है हमारा, तो वीड्स हमारे वो होते हैं जो अनवांटेड क्रॉप्स वगैरह या ग्रासेस वगैरह उग जाती है हमारी मेन क्रॉप के पास, जो उनका न्यूट्रिशन टेक करती है। तो उनको हटाने के लिए मतलब उनसे को प्रिकॉशन कैसे दी जाती है। स्प्रे द वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। जब हम क्या करते हैं, खरपतवार नाशकों का छिड़काव से किसानों के स्वास्थ्य पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेयर केयरफुली। इसलिए उन्हें इन रसायनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा सावधानी से करना पड़ता है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ अ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रे ऑफ दिस केमिकल्स। तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उन्हें, इन रसायनों का क्या करने के छिड़काव करते समय उन्हें अपने नाक और मुंह को कपड़े से ढकना चाहिए। तो वीडीसाइड्स हमें पता था, तो जब जो फार्मर होते हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वीडीसाइड्स क्रॉप में डालते टाइम समय उनको अपना नाक और मुंह को बंद करना चाहिए, क्योंकि इनका क्या होता है, एक हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर, फार्मर्स की बॉडी पर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए वीडीसाइड्स को स्प्रे करते टाइम क्रॉप्स पर। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ हो। कुदाल की संरचना एवं उपयोग के विस्तार में समझाइए। ये ना एक सिंपल टूल होता है विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। ये एक सरल औजार होता है जिसका उपयोग खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। रिमूविंग वीड्स फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसमें एक लकड़ी या लोहे की एक लंबी सी छड़ लगी हुई होती है। अ स्ट्रॉन्ग रॉड एंड अ बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन एंड इट एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। और ये एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल। और ये एनिमल्स के थ्रू क्या करी जाती है, खींची जाती है। इसके एक सिरे पर लोहे की एक मजबूत चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है। इसे जानवर क्या करते हैं, खींचते हैं। आपने गांव में देखा होगा ना, खेतों में बैल होती है जो किस तरीके से खींच के लाता है। तो यही हमारा क्या होता है, हो होता है। इसका स्ट्रक्चर ये वुड की भी होती है, आयरन की भी होती है। तो ये मिट्टी को लूज करने के लिए और वीड्स को हटाने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फर्टिलाइजर्स एंड गिव सम एग्जांपल। उर्वरक क्या होता है और उनके कुछ उदाहरण बताने हैं। फर्टिलाइजर आर अ केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी विशेष पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। कुछ के एग्जांपल हमारे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर और सुपर फॉस्फेट, पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो उर्वरकों के कुछ उदाहरण है यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये सारे हमारे फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर मेनली हमारे ना इंडस्ट्रीज वगैरह में बनाए जाते हैं। जो क्या होता है, इनका ज़्यादा यूज़, ये इनका अफेक्ट तो बहुत जल्दी देखने को मिलता है क्रॉप्स पर, बट क्या होता है, इनका ज़्यादा यूज़ करने से ना जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती है। तो इनका यूज़ है ना कम करना चाहिए। अभी है ना हम आगे बढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर्स के ना डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स को है ना लिमिटेड अमाउंट में क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। मेनली हमें क्या करना चाहिए, मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। फर्टिलाइज़र जो है वो फास्ट तो वर्क करते हैं, बट कुछ इनके हार्मफुल इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, अब हमारा ना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, वाई अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन सीड इज इम्पोर्टेंट। बीजों के बीच में उचित दूरी क्यों महत्वपूर्ण है। एंड अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द वीड इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। पौधों की बीजाण से बचने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए। इससे पौधों को मिट्टी से पर्याप्त धूप, पोषक तत्व और पानी मिल जाएगा। अगर प्रॉपर डिस्टेंस होगा किसके अंदर, बीजों के बीच में, तो वो क्या करेंगे, इजीली ग्रो कर पाएंगे। वो सफिशेंट अमाउंट में उनको सनलाइट, न्यूट्रिशन
और वाटर मिलेगा किससे, सॉइल से। अगर वो बहुत पास पास होंगे तो उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा। तो उनको एक प्रॉपर दूरी के अंदर एक दूसरे से क्या होना चाहिए, कुछ कुछ डिफरेंस पर लगाया जाना चाहिए। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। वाई अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। केचुआ और सूक्ष्म जीवों को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। जो हमारा अर्थवॉर्म होता है उसको हमारा फ्रेंड्स क्यों कहते हैं, फार्मर फ्रेंड क्यों बोला जाता है। द लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ढीली मिट्टी में मौजूद केचुओं और सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि में मदद करती है। जितनी ज़्यादा मिट्टी लूज होगी तो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म इतनी जल्दी क्या कर पाएंगे, उनमें उनकी ग्रोथ ईजी हो पाएगी। ये माइक्रोब्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये जो जीव होते हैं वो किसान के मित्र होते हैं, बिकॉज सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ये क्या करते हैं, वे मिट्टी को और अधिक ढीला बना देते हैं और उसमें ह्यूमस मिलाते हैं। यानी कि उसमें जो ह्यूमस जो प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होती है वो इसमें मिक्स कर देते हैं और सॉइल को और ज़्यादा क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। इसलिए हमारे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं किसके, फार्मर के। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन अ रेनी सीजन। जो खरीफ क्रॉप होती है ना वो हमारी बरसात की फसल होती है, जिसे रेनी सीजन में वो ग्रो करते हैं, बरसात के मौसम में उगाई जा रही। इट्स सोन, इसे रेनी क्रॉप बोलते हैं हमें। ये सोन की जाती है रेनी सीजन में। कार्ड खरीफ क्रॉप द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो इसका सोइंग टाइम क्या होता है, उगाने का समय इसका होता है हमारा जून से सितंबर तक का इसमें आता है। और इनका क्या कहते हैं, इनमें आते हैं हमारा पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन एक्सेट्रा, ये सारी क्या है, खरीफ है। अब हमारा सोयाबीन, मक्का, मूंगफली आदि खरीफ की फसलें होती हैं। तो हमारा जो खरीफ क्रॉप होती है वो रेनी क्रॉप होती है, वो जून से सितंबर के टाइम पे क्या की जाती है, सोन की जाती है। और ये सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा, ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर रबी क्रॉप। रबी क्रॉप किसे कहते हैं। तो द क्रॉप विच ग्रोन इन अ विंटर सीजन। जो क्रॉप सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। सर्दियों के मौसम में उगाए जाने वाली फसलों को रबी क्रॉप कहा जाता है। द टाइम पीरियड इज जनरली अक्टूबर टू मार्च। इसका समय क्या होता है, सोन करने का, सोविंग का टाइम इसका होता है अक्टूबर से लेकर मार्च में। एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड एक्सेट्रा। ऐसे गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी आदि इसके क्या है, एग्जाम्पल्स। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू फार्मर्स एड मैन्योर टू द सॉइल। किसान मिट्टी में खाद क्यों डालते हैं। कॉन्टीन्यूस ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप मेक द सॉइल पुअरर इन अ सर्टेन न्यूट्रिएंट। लगातार फसल उगाने से ना मिट्टी जो होती है उसके पोषक तत्व ना कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। देयरफॉर फार्मर्स हैव ऐड मैन्योर टू द फील्ड। तो इसलिए किसान क्या करते हैं, इसके अंदर मैन्योर को ऐड करते हैं, मिट्टी में पोषक डालते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी पूर्ति के लिए खेती की में खाद डालनी पड़ती है। तो रेप्लेनिश करने के लिए, मिट्टी को और ज़्यादा क्या करने के लिए, रेप्लेनिश करने के लिए, पोषक बनाने के लिए उनके अंदर मैन्योर डाला जाता है। यदि देखा जाए, अगर आपसे काम ही काम कराए जा रहे हैं और आपको फूड नहीं दे रहे तो क्या होएगा, आपकी बॉडी भी तो बेकार हो जाएगी ना, आप बीमार हो जाओगे, थक जाओगे, कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से अगर हम सॉइल के अंदर क्या कर रहे हो, क्रॉप्स को उगाया जा रहा है तो उसका सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। तो उसको भी तो रेप्लेनिश चाहिए ना, उसको भी तो पोषक तत्व चाहिए। तो उसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, मैन्योर ऐड किया जाता है उसको रेप्लेनिश करने के लिए। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड इज नॉट प्लाउड बिफोर सोविंग द सीड। यदि बीज बोने से पहले खेत में जुताई ना की जाए तो क्या होगा। अगर हमने क्या करा है कि बीज बो दिए हैं और हमने उससे पहले जुताई नहीं करी तो क्या होगा। तो डिसएडवांटेज ऑफ नॉट प्लफिंग द फील्ड, खेत की जुताई ना करने से नुकसान होते हैं। देखो, सीड कैन नॉट बी सोन एट अ प्रॉपर डेप्थ। सीड जो होगा वो प्रॉपर डेप्थ तक नहीं जा पाएगा, बीजों को उचित गहराई पर नहीं बोया जा सकता। वाटर एंड एयर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विल बी पुअर। और मिट्टी के में जल एवं वायु को धारण क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो डीपली नहीं जा पाएंगे जो बीज हमारे सॉइल के अंदर। और क्या नहीं होगा, वाटर को और एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, उनकी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हमें है ना प्लफिंग करना, लूजन करना सॉइल को बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप्स कहते किसे, यानी कि फसलें होती क्या है। When a plants of a same kind are grown and are cultivated at one place on a large scale। देखो, जब एक ही तरीके के पौधे होते हैं ना, उन्हें बड़े पैमाने पर एक ही जगह पर लगाया जाता है, उगाया जाता है,
तो उनकी खेती की जाती है, तो उसे है ना फसल कहते हैं। जब एक प्लेस पर उनको एक ही तरीके के पौधों को एक प्लेस पर उगाया जाता है लार्ज स्केल पर, तो उसे क्रॉप कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल क्रॉप्स है व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का मतलब है कि एक खेत में उगने वाली सभी पौधे किसके हैं, गेहूं के हैं। तो लार्ज स्केल पर एक ही टाइप के क्रॉप्स को जब मतलब एक लार्ज अमाउंट में ग्रो किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्रॉप्स किया जाता है। जब वैसे बोला गया गेहूं की फसल, तो यानी कि इसमें सारी की सारी फसलें किसकी है, गेहूं की ही है। क्लियर, लार्ज स्केल पर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज सीड ड्रिल? बीज ड्रिल किसे कहते हैं? दिस टूल सोन द सीड यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। यह उपकरण उचित दूरी और गहराई पर समान रूप से बीज बोता है। क्या करता है, इसका यूज किया जाता है बीज को बोने के लिए उचित एक प्रॉपर डिस्टेंस पर। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोविंग। यह सुनिश्चित करता है कि बीज बोने के बाद मिट्टी से ढक जाए। तो बीज बोने के बाद क्या हो जाए, वो मिट्टी से ढक जाए। ये प्रिवेंट करता है डैमेज कॉज बाय बर्ड्स। इससे पक्षियों द्वारा होने वाले नुकसान से भी बच जाता है। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और जब सीड ड्रिल से हम क्या करते हैं, बीजों को बुआई करते हैं, उससे समय भी बचता है और मेहनत भी क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। तो सीड ड्रिल हमारा एक इस तरीके का उपकरण है जिससे हम प्रॉपर डिस्टेंस पे बीजों को उगा पाते हैं। इससे हमारा टाइम बचता है। टाइम बचने के साथ साथ हमें कम मेहनत करनी पड़ती है और बीज बोने के बाद मिट्टी से उसे ढक दिया जाता है जिससे वो पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े से क्या होए, बच जाए। क्लियर, इसे सीड ड्रिल बोलते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाई ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर चीपर बट लेस एफिशिएंट? सिंचाई के पारंपरिक तरीके सस्ते हैं लेकिन कम कुशल क्यों हैं? देखो, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे कि वाटर अवेलेबल हमारे वेल्स में, लेक में, कैनाल में, आर लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। कैटल और ह्यूमन्स लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध पानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पहुंचाया जाता है। ऊपर उठाकर, यानी कि अलग अलग तरीकों से ऊपर उठाकर क्या करा जाता है, खेतों तक पहुंचाया जाता है। इन तरीकों में मवेशियों का, मानव का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये तरीके सस्ते हैं लेकिन कम कुशल है। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड है ना, इतने यूज़फुल नहीं है। उसमें एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, फिर लेबर भी लगती है, और है ना फास्ट काम नहीं होता और वेस्टेज भी होती है। तो इसलिए हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है ना इरिगेशन के, वो इतने ज़्यादा क्या नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ कैन वी सेपरेट गुड एंड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन? हम अच्छे स्वस्थ बीजों से क्षतिग्रस्त बीजों को कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए, टेक अ बीकर, एक बीकर लीजिए और फिल कीजिए उसमें हाफ विद वाटर, पानी से उसे भर लीजिए। पुट ए हैंडफुल ऑफ वीट सीड एंड स्टिर वेल, उसके अंदर है ना हाथ मुट्ठी भर गेहूँ डाल दीजिए और उसको स्टिर कर दीजिए, चला दीजिए। आप कुछ समय वेट करिए। आर देयर सीड विच फ्लूट ऑन वाटर, सीड दैट फ्लूट ऑन वाटर एंड डैमेज वंस, डैमेज सीड बिकम होलो एंड दीज आर हायर लाइटर देयरफॉर दे फ्लूट इन वाटर। तो आप क्या देखेंगे, जो हमारे खराब बीज होंगे ना वो ऊपर की तरफ है ना तैरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, उनके उनके अंदर न्यूट्रिशन पार्ट नहीं होता। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अच्छे बीजों को और बेकार बीजों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। एक बीकर लें और उसमें आधा पानी भरें, मुट्ठी भर गेहूं के बीज डालें और अच्छी तरीके से उन्हें हिलाएं। कुछ देर प्रतिज्ञा करें, क्या ऐसे बीज हैं जो पानी पर तैरते हैं? पानी पर तैरने वाले बीज क्षतिग्रस्त बीज होते हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस प्रकार हल्के हो जाते हैं, इसलिए वे पानी पर क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। तो जब भी हमारे जो अनहेल्थी क्रॉप्स होंगे ना, वो क्या, अनहेल्थी सीड्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ड्रिप सिस्टम एंड इरीगेशन? तो हमारे ना जो अब की मेथड्स है ना, उसमें ना दो मेथड आते हैं इरीगेशन के लिए। कौन कौन सा? एक तो ड्रिप सिस्टम आता है और एक स्प्रिंकलर सिस्टम आता है। तो हमें ना ड्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं कि ड्रिप सिस्टम क्या होता है और ड्रिप सिस्टम प्रणाली का ना यूज़ किस तरीके से करना होता है। देखो, ड्रिप सिस्टम के है ना कुछ अच्छे अच्छे एडवांटेजेस हैं। ये बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग करने के लिए फ्रूट गार्डन एंड ट्रीज पर। यह फूलों, पौधों और बगीचों पर पेड़ों को पानी देने का सबसे अच्छा तकनीक है। ये सिस्टम प्रोवाइड करता है वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है। इट इज़ नॉट अ वेस्टेज, जिससे पानी की क्या नहीं होती, वेस्टेज नहीं होती। इस प्रणाली में पौधों को बूंद बूंद करके पानी मिलता है, पानी बिल्कुल भी क्या नहीं होता, बर्बाद नहीं होता। इट इज़ अ बून इन अ रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर।
या उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहाँ पर उपलब्ध पानी की उपलब्धता क्या है, कम है। तो हमारा ड्रिप सिस्टम उन वाले एरिया में ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, और इसमें पानी की ना वेस्टेज भी नहीं होती, क्योंकि है ना बूंद बूंद करके पानी क्या दिया जाता है, क्रॉप्स को दिया जाता है। तो हमारे ये वाला मेथड बेस्ट माना जाता है, मतलब बेस्ट मानते हैं इसको। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। फसलों की खेती के लिए मिट्टी को पलटना और ढीला करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो लूजनिंग ऑफ अ सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, टर्निंग करना, लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो जो लूजनिंग करना है सॉइल को, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा टर्निंग करना, लूजनिंग करना क्रॉप्स को, वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमें। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ अ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत को केवल कुछ सेंटीमीटर ही पौधों को वृद्धि में सहायता होती है। टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल ब्रिंग दैट न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू टॉप so that plant can use this nutrient. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation crop. इसलिए मिट्टी को पलटने और ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी ऊपर आ जाती है, जो न्यूट्रिटिव यानी कि जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, टर्न करने से लूज और उसकी लूजनिंग करने से क्या होती है, वो मिट्टी की परत कहाँ आ जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है, जिससे पौधे इस पोषक तत्वों को उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार फसलों की खेती के लिए मिट्टी का पलटना और ढीला करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर। तो लूजनिंग और टर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी न्यूट्रिटिव वाली सॉइल होती है वो अपवर्ड आ जाती है, और जिससे पौधों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है।